हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टार। आज का हमारा जो सेशन है ये हम एचपीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए एक 10 एमसीक्यूज सीरीज डिस्कस करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेदरिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज चलते हैं जो कि एचपीएस एग्जाम्स के लिए होते हैं, एचपी नायब तहसीलदार एंड एचपी अलाइड एग्जाम्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो जो भी आप लोगों के सूटेबल हो आप लोग ले सकते हैं। एंड जो इसमें कोर्स फीचर्स होते हैं वो पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप होती है, लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, स्टडी मटेरियल्स हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों मिलते हैं। दूसरी चीज हमारे ये मॉक टेस्ट होते हैं। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए। फ्री करंट अफेयर्स मैगजीन होती है एंड वीकली डाउट सेशन रहता है इसमें। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं इसको। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू सेडिमेंट्री रॉक्स। विद रेफरेंस टू सेडिमेंट्री रॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इन, मतलब हमें इसमें देखना क्या है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। और हम बात कर रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, यानी कि अवसादी चट्टानों के बारे में। ठीक है, तो तीन स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। सो आंसर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है सैंडस्टोन। जस्ट 1 मिनट। हमारा जो फर्स्ट है इसमें ऑप्शन वो है सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड सेकंड हमारा ऑप्शन है foliated rocks are a kind of sedimentary rocks. And third है lithification is an important process in sedimentary rocks formation। जब sedimentary rock बनती है तो lithification जो होता है वो एक important process होता है इस दौरान। ठीक है, and select the correct answer कोड गिवन बिलो। और हमें देखना क्या है वो याद रखना है कि हमें देखना है इनमें से कौन सा हमारा आंसर या कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, सो देखते हैं हम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि हमारा जो गलत आंसर इसमें है सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। जो सैंडस्टोन होता है, जो बलुआ पत्थर होता है, वो क्या अवसादी चट्टानों का बनने का एक ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है वो अभी हम देखेंगे। एंड सेकंड है फोलिएटेड रॉक्स आर अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। अगेन हम लोग अभी इसको डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड ऑप्शन है लिथिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है कि जब अवसादी चट्टानें बनती है तो जो लिथिफिकेशन होता है वो इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है उस दौरान। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर अब हमें पूछना इसमें क्या है, इनकरेक्ट। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन होगा हमारा ए। ऑप्शन होगा ए, देखते हैं ऑप्शन है इसका ए। ओके, सो अभी हम इसका देखेंगे एक्सप्लेनेशन। सो सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिकली इज नॉट an example of organically formed sedimentary rocks. It is an example of mechanically formed, यानी कि जो बलुआ पत्थर होता है वो mechanically formed एग्जाम्पल होता है, ऑर्गेनिकली नहीं होता है, ये याद रखना। इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था। सैंडस्टोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम लेयर्स ऑफ sediments that compacted and lithified. And foliated rocks are a kind of metamorphic rocks. जो फॉलिएटेड रॉक्स होते हैं वो एक तरीके के मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। आपको अगर याद होगा तो आज से हमारी जो आई थिंक लास्ट थर्ड क्लास थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, इवन इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें भी डिस्कस किया था। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, फॉलिएटेड रॉक्स एंड द नॉन फॉलिएटेड रॉक्स। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है फॉलिएटेड रॉक्स और दूसरा होता है नॉन फॉलिएटेड रॉक्स। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं इसको। देखिए हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड। सबसे पहले इरोजन होता है लैंड का, है ना। क्षरण ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां पे जो इरोज होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिर बह कर जाते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड नाउ उनका डिपोजिशन होता है, इकट्ठे वो होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कॉम्पैक्टेशन होता है, यानी एक के ऊपर एक लेयर्स टाइप की बनती हुई चली जाती हैं। देन सीमेंटेशन।
सॉल्टी क्रिस्टल ग्लू लेयर्स फॉर्म द मोर कॉम्पैक्ट सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी जो प्रोसेस हमारे कॉम्पैक्शन में होता है वही उसी का नेक्स्ट लेवल, यानी कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है तो और ज्यादा सीमेंटेड हो जाते हैं, वो जो लेयर्स होते हैं और ज्यादा पक्के होते चले जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। आगे देखते हैं। सो हमारा जो आज का सेकंड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी कि जो बाहरी फोर्स होते हैं हमारे एक्सोजेनेटिक फोर्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास दो स्टेटमेंट है, देखना क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। हमें इसमें देखना है कि हमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा इसमें से सही है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर जनरेटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ठीक है, और दूसरा हमारा ऑप्शन है they are called distractional force as they are engaged in the distractional to relief features, यानी कि उनको distractional force कहा जाता है क्योंकि ये distractional relief feature में engaged रहते हैं। तो देखना क्या है हमारा इसमें से कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो आंसर हम देखेंगे इसमें। सो दे आर जनरेटेड, हम बात कर रहे हैं इसमें एक्सोजेनिक फोर्स की, है ना। So they are generated from atmosphere due to the combination of temperature and the moisture। बिल्कुल, ये जो फोर्स होता है ये नमी, आर्द्रता और टेम्परेचर यानी कि तापमान के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है एंड वेरी करता है। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा फर्स्ट। एंड दूसरा है they are called distractional force as they are engaged in the distractional to relief features। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, इनको distractional force कहा जाता है क्योंकि ये distractional activities में, रिलीफ में ये engaged रहते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आंसर सही होंगे, तो आंसर आएगा हमारा सी हमारा आंसर है। देखते हैं इसको। Exogenic forces are called as labral force and which are generated from the atmosphere ड्यू टू वेरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, यानी कि जो बाह्य वातावरण की वजह से जनरेट होता है लेकिन तापमान और आर्द्रता की वजह से ये वेरी करता है। ठीक है, दूसरी चीज, इरोजन एंड वेदरिंग आर इट्स टू प्रिंसिपल प्रोसेस। ये जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है इसके दो मुख्य प्रोसेस होते हैं, दो मेन प्रोसेस होते हैं। वो कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है इरोजेनिक और दूसरा होता है वेदरिंग, यानी इरोजन और वेदरिंग इसके दो प्रोसेस होते हैं। Androgenic forces are credited for the creation of relief features. That's why they are called the variability develops, and these variables are continuously distracted by the exogenic forces. Reasons why they are called also distractional forces. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखिए एक्सोजेनिक फोर्सेस है, इसके जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं एरोजन होता है और वेदरिंग होता है। इसमें मास मूवमेंट भी होता है और इसमें डिपोजिशन भी होता है। तो ये इसकी प्रक्रियाएं होती हैं, चार प्रक्रियाएं होती है, वेदरिंग, मास मूवमेंट्स, ठीक है, दूसरा इरोजन होता है और फिर डिपोजिशन होता है। वेदरिंग हुआ किसी चीज से क्षरण होता है, फिर वहां से जो पार्टिकल्स का क्षरण होता है, मास मूवमेंट भी होता है, वो बहकर भी जाते हैं। दूसरा इरोजन होता है ना, तीसरा फिर डिपोजिशन होता है, कहीं ना कहीं जाके तो वो रुकेंगे ही। ठीक है, तो ये होता है डिपोजिशन। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये भी है वॉल्केनो, है ना। एक्सोजेनिक फोर्स के कारण ये सारी चीजें हैं, रॉक स्लाइड्स यहाँ पर हो रहा है, रॉक फॉल्स, ये सब एक्सोजेनिक फोर्स, क्योंकि टेम्परेचर, आर्द्रता यानी होता ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड थर्ड हमारा आज का क्वेश्चन है which of the following process is used to define gradual disintegration of rocks in situ by सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बाय एटमॉस्फेयर ऑफ वेदर फोर्सेस। ठीक है, हमारे पास इसमें चार ऑप्शन है और हमें ये देखना है कि हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू डिफाइन ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन, यानी कि ग्रेजुअली जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसको डिफाइन करने के लिए इन चारों में से कौन सा वो प्रोसेस होता है जो कि रॉक इन सिटू बाय एटमॉस्फेरिक और वेदर फोर्सेस के द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, वेदरिंग होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसमें होता है वेदरिंग। वेदरिंग क्यों होता है वो अभी हम देख लेते हैं। हमारा आंसर है सी, वेदरिंग। सो इरोजन इज द प्रोसेस in which there is a actual bearing away from the earth's surface by moving agents like the running water, wind, ice and waves। यानी जब इरोजन होता है तो यहाँ पर रनिंग वाटर, विंड्स, आइस, वेव्स ये सरफेस के द्वारा ये बाय मूविंग एजेंट्स होते हैं। and it is dynamic process to disintegration of earth surface which involve both
रिमूवल मटेरियल्स एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन में मटेरियल का रिमूवल भी होता है और ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। आगे हम देख लेते हैं, डेनुडेशन इज द ब्रॉडर प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल या जनरल लोअरिंग एंड लेवलिंग आउट द सरफेस। दिस इज डन बाय प्रोसेस वेयरिंग अवे अर्थ। डेनुडेशन होता है, उसमें भी ये प्रोसेस होता है कि जनरली क्या होता है, लोअरिंग एंड द लेबलिंग आउट होता है उसका, ठीक है। दूसरी चीज, इट इज कैरिड आउट इन 4 फेजेस। ये 4 फेजेस में होता है। पहला इसका होता है वेदरिंग, और दूसरा होता है एरोजन, थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन होता है, ठीक है। Deposition is a process in which sediments, soils and rocks are added to a landform and landmass. डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन में जो प्रोसेस होता है डिपोजिशन, इसमें फॉर्मेशन होती है, चाहे तो वो लैंड पर बनता है या फिर लैंड मास का किसी न किसी चीज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जब डिपोजिशन होता है ना, जब चीजें जाकर के इकट्ठा होती है तो वो कोई ना कोई फॉर्म बनती है, यानी आकृति ले लेती है, किसी न किसी रूप में जमा होता है वो। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे वेदरिंग के बारे में। सो वेदरिंग इज द फीचरिंग अ डिसइंटीग्रेशन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स बाय अ नेचुरल एजेंट्स is like the static process, right? So there is no movement of weathering material axis where pieces fall due to the force of gravity, right? ये होता है weathering, इसके द्वारा आगे देखते हैं। So आज का हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो है which of the following statements correctly described the terms hydration। यानी कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट है और हमको देखना ये है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ऐसा है जो हाइड्रेशन शब्द को, हाइड्रेशन टर्म्स को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। सो देख लेते हैं हम इसको भी। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, अ मैकेनिकल एक्शन दैट लीड्स टू अ वेदरिंग। अ मैकेनिकल एक्शन लीड्स टू अ वेदरिंग। आंसर है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स कॉज्ड बाय केमिकल एडिशन ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड है, द रिवर लोड्स पार्टिकल स्ट्राइकिंग कोलाइडिंग एजेंट्स ईच अदर एंड ब्रेकिंग डाउन इन द प्रोसेस। एंड फोर्थ है, सॉलिड रिवर लोड्स स्ट्राइकिंग एजेंट्स रॉक्स एंड वेयरिंग देम डाउन। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे हाइड्रेशन की, हाइड्रेशन टर्म्स की, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम हाइड्रेशन की बात करें तो हमारे माइंड में यही आ रहा है कि वहां नमी तो होगी ही, है ना। हाइड्रेट कैसे होगी कोई भी चीज जब वहां पर कहीं ना कहीं से पानी आएगा, नमी होगी, ठीक है। तो हमारा इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा वो होगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स कॉज्ड बाय द केमिकल एडिशन ऑफ वाटर। यानी कि जब चट्टानों में पानी की वजह से केमिकल एडिशन होता है, ठीक है, तो इसको हम ये प्रोसेस जो होता है वो डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का जो डिसइंटीग्रेशन होता है, जो टूटती हैं, जो क्षय होती हैं रॉक्स, वो पानी के केमिकल एडिशन की वजह से होती हैं। और ये जो एक टर्म होता है इस पूरे प्रोसेस के लिए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स कॉज्ड बाय केमिकल एडिशन ऑफ वाटर, इसके लिए जो एक टर्म है वो है हाइड्रेशन, ठीक है। तो हाइड्रेशन टर्म को जो सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करता है स्टेटमेंट वो है बी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स कॉज्ड बाय केमिकल एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। देखते हैं हमारा आंसर, इसका आंसर है बी। सो देख लेते हैं इसको। हाइड्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल वेदरिंग इन विच द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ मिनरल्स आर चेंज्ड एज इट इंटरेक्ट्स विद वाटर। यानी कि जब हाइड्रेशन जो एक शब्द है, इट इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल वेदरिंग। ये किसी भी चट्टान की केमिकल वेदरिंग का फॉर्म होता है जो हाइड्रेशन होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं किसी मिनरल के, ठीक है, किसी खनिज के या किसी चट्टान के, आर चेंज्ड विद कॉन्टेक्ट। जब वो कि पानी के कॉन्टेक्ट में आते हैं, वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं। आगे देखते हैं, वन इंस्टेंट ऑफ हाइड्रेशन अक्योर्स एज द मिनरल anhydrite into the gypsum and one of the most common mineral on earth, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हाइड्रेशन का। यहाँ पर देख लेते हैं, when rocks takes a water they increase in volume creating stress with the rocks। ये है केमिकल वेदरिंग एंड हाइड्रेशन। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब चट्टान पानी के संपर्क में आती है, कोई मिनरल पानी के संपर्क में आता है, तो उनका जो केमिकल बॉन्ड होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। ओके, आगे देखते हैं। सो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर एसोसिएटेड विद द केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स। यानी कि किसी भी चट्टान की जो केमिकल वेदरिंग होती है वो किस तरीके से होती है, हम उसको देखेंगे, है ना। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। हमें इसमें क्या देखना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है
उसके बारे में हमें देखना है, हमें अपना ऑप्शन चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देख लेते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट है, जब हम बात कर रहे हैं केमिकल वेदरिंग की, हमें अपना स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ध्यान में रखना है। वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल वेदरिंग, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है डिसोल्यूशन। क्या केमिकल वेदरिंग जब होती है तो उसमें डिसोल्यूशन होता है ना। एंड द सेकंड है कार्बोनेशन। क्या जब केमिकल वेदरिंग होती है तो उसमें डिसोल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडाइजेशन और हाइड्रेशन, क्या ये चारों प्रोसेस होते हैं। एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो, ठीक है। तो हमें ये देखना है, ऑब्वियसली जब केमिकल वेदरिंग होती है तो हमारा उसमें डिसोल्यूशन भी होता है, कार्बोनेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और हाइड्रेशन भी होता है, ठीक है। तो ये चारों ही प्रोसेस हमारे ड्यूरिंग केमिकल वेदरिंग प्रोसेस के दौरान होते हैं। तो इस हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। डी आंसर हमारा आएगा निकल करके इसमें सही। देखते हैं, हाँ, तो डी आंसर हमारा इसमें सही है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये क्या बोलता है। सो केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। जो केमिकल वेदरिंग होती है वो किसी मिट्टी या फिर चट्टान के केमिकल डिपोजिशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। दूसरी चीज, दिस प्रोसेस इंक्लूड्स डिसोल्यूशन, यानी जो केमिकल वेदरिंग होती है उसमें हमारा डिसोल्यूशन शामिल होता है, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन भी शामिल होता है केमिकल वेदरिंग में, दैट एक्ट ऑन रॉक्स टू डिकम्पोज, डिसॉल्व और रिड्यूस देम टू अ फाइन स्टेट, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम उसको। ओके, सो ये है वेदरिंग। वेदरिंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, वेदरिंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड द, ठीक है, स्ट्रक्चर। सो मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग कैसे होती है ये हम देख लेते हैं। जब मैकेनिकल वेदरिंग होती है तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज ब्रेक रॉक्स विदाउट चेंजिंग मिनरल कंपोजिशन। जो मैकेनिकल वेदरिंग होती है उसमें तापमान और प्रेशर की वजह से, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर, तापमान और दबाव की वजह से क्या होता है, चट्टानें ब्रेक डाउन हो जाती है, चट्टानें टूट जाती है। तापमान की वजह से, तापमान या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, वैसे ही प्रेशर की वजह से, यानी तापमान और प्रेशर जब दोनों मिल जाते हैं और उस दौरान अगर किसी चट्टान का चट्टान ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कोई भी मिनरल का कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, विदाउट चेंजिंग एनी कंपोजिशन ऑफ मिनरल, यानी मिनरल की कोई भी संरचना इसमें चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं है। तो ये होता है मैकेनिकल वेदरिंग। आर्क नेशनल पार्क यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम जानेंगे केमिकल वेदरिंग के बारे में। सो केमिकल रिएक्शंस चेंज द कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स। सबसे जो मुख्य अंतर है दोनों में वो ये है कि केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स चेंज हो जाते हैं, यानी कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स चेंज हो जाते हैं केमिकल वेदरिंग में, बट मैकेनिकल वेदरिंग में कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स चेंज नहीं होते हैं। ये मुख्य अंतर होता है दोनों प्रकार की वेदरिंग्स में। यहाँ पर आप देखिए, इनका कलर चेंज हो गया है, कलर चेंज हो जाता है, संरचना चेंज हो जाती है, सारे ही चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, सो नाउ हमारा जो अभी अगला प्रश्न है वो है, विद रेफरेंस टू फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स कंसीडर्ड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि हम बात कर रहे हैं फिजिकल वेदरिंग्स ऑफ रॉक्स के बारे में, जो चट्टानें होती हैं उनकी भौतिक संरचना के बारे में, भौतिक वेदरिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। दो स्टेटमेंट हमारे सामने है एंड हमें देखना क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। हमें ये देखना है कि इनमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है, दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इन्वॉल्व्स मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। यानी कि दिस टाइप, इस प्रकार की जो वेदरिंग होती है वो इन्वॉल्व होती है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स में, क्योंकि हम फिजिकल वेदरिंग की बात कर रहे हैं और अभी हमने पीछे देखा भी था। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, टेम्परेचर चेंजेस एंड वाटर पैसेस प्रेशर नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द फिजिकल वेदरिंग। तो ऐसा तो होता नहीं है कि तापमान बदल जाए और पानी का जो दबाव होता है वो वेदरिंग पर, फिजिकल वेदरिंग पर कोई प्रभाव नहीं डालता हो। तो स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। सेकंड सही स्टेटमेंट है हमारा फर्स्ट, दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इन्वॉल्व्स मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, जो कि अभी हमने पीछे देखा था कि जो मैकेनिकल वेदरिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से चट्टान जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, बट उसमें कोई भी मिनरल का कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, विदाउट चेंजिंग एनी कंपोजिशन ऑफ मिनरल। उस जो चट्टान होती है, जो रॉक होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर।
ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है हमारा फर्स्ट, आंसर होगा हमारा इसका फर्स्ट। देखते हैं आंसर है इसका फर्स्ट। ओके, इसको देख लेते हैं। फिजिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज, फ्रीज, thaw cycle and wet dry cycles and crystallization salts, animal and plants activities। ठीक है, so the applied force could be, इस पर जो applied force होता है वो होता है gravitational force such as overburden and pressure, load, shearing stress, expansion forces due to temperature change and crystal growth, animal activities, water pressure controlled by wetting and drying cycles। ये जो चीजें होती है ये ड्राइंग एंड वेटिंग साइकिल के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इसको। वाटर कलेक्टेड इन रॉक्स, ये चट्टाने हैं, यहां पर इनमें पानी इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब यहां पर वाटर फ्रीज्ड एक्सपांड्स फोर्सिंग क्रैक्स इन, ये जो चट्टान है यहां पर जो पानी इकट्ठा हुआ था वो क्या हो गया, वो जम गया, फ्रिज हो गया। ठीक है, उसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ चट्टान में दरार आना शुरू हो गई। यहाँ पर फिर थर्ड में क्या होगा, आइस थो एंड कॉन्टेक्ट्स विद वाटर गेट्स डीपर इनटू द क्रैक्स अगेन। जो बर्फ जमी थी धीरे धीरे जब क्रैक्स आना शुरू होते हैं तो उनमें वहां भी जमना शुरू हो जाती है, जिससे कि चट्टान अंत तक वो टूटती रहती है। आगे रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉज फर्दर क्रैक्स अंटिल रॉक्स ब्रेक डाउन। और ये जो प्रेशर होता है, एक्सपांशन प्रेशर होता है, ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि ये चट्टान कंप्लीटली टूट नहीं जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे चट्टान बिल्कुल अलग हो गई है, किसकी वजह से, पानी की वजह से। तो पानी तो फिजिकल जो उस पर असर डालता ही है एक संरचना पर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी कि हम जैविक वेदरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आज का इसमें हमारे दो स्टेटमेंट है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। इनमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमें ये देखना है दोनों स्टेटमेंट्स में से हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम वेदरिंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है वो एक प्रोसेस होती है मिनरल्स को रिमूव करने की फ्रॉम वेदरिंग एनवायरनमेंट, जो पर्यावरणीय वेदरिंग होती है उससे रिमूव करने की। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू बायोलॉजिकल वेदरिंग। जो एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं क्या वो बायोलॉजिकल वेदरिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। हमें इसमें देखना क्या था कि इनमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि बायोलॉजिकल वेदरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल मिनरल्स फ्रॉम द वेदरिंग एनवायरनमेंट। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। क्यों सही है ये हम अभी देखेंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एंड सेकंड है एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट्स टू बायोलॉजिकल वेदरिंग। अगेन ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड्स बोथ आर करेक्ट, तो आंसर हमारा आएगा निकल करके सी। आंसर आएगा इसका निकल करके सी। आगे देखते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन और रिमूवल मिनरल्स and ions from the weathering environment and the physical change due to growth। ठीक है, दूसरी चीज ह्यूमन बीइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजिटेशन, ह्यूमन बीइंग के द्वारा या डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजिटेशन, प्लोगिंग एंड कल्टीवेशन सॉइल एंड हेल्प इन mixing and creating a new context between air, water, minerals and the earth material। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स एंड क्रिएटिंग अ न्यू कॉन्टेक्ट, जब वो न्यू कॉन्टेक्ट क्रिएट करते हैं पानी, हवा, मिनरल्स और नियर अर्थ सरफेस इनके बीच में, ये बायोलॉजिकल जो वेदरिंग होती है हमारी ये इसमें कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में। सो रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय लिविंग थिंग्स, जो चट्टाने होती हैं वो लिविंग थिंग्स के द्वारा यानी कि जीवित थिंग्स के द्वारा ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ठीक है, डिकम्पोज्ड ब्रोकन एंड बाय लाइकेन एंड ट्री रूट्स। आपने देखा होगा कभी किसी चट्टान पर अचानक से कोई पौधा उग जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि वो वेदरिंग, वो जो वो चट्टान है या वो जिस ईंट पर, पत्थर पर, जहां पर भी किसी पर भी जब कोई पौधा उग रहा है, अचानक से कोई पौधा निकल जाता है, जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि जो पीपल होते हैं वो किसी चट्टान से निकलते हुए दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, या फिर
कई बार जो लाइकेन होता है, जो काई होती है, वो भी आपको दिखती है लगी हुई कहीं पर, है ना। तो उसके द्वारा जो ब्रेकडाउन होता है चट्टान में, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्योंकि जब किसी लिविंग थिंग के द्वारा किसी चट्टान का ब्रेकडाउन होता है, किसी रॉक का ब्रेकडाउन होता है, तो उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बोला जाता है। सो रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय लिविंग थिंग्स और डिकम्पोज्ड, या तो फिर डिकम्पोज्ड होती हैं, ब्रोकन बाय लाइकेन्स और द रूट ट्री, यानी कि ट्री रूट्स, जो पेड़ की जड़ें होती हैं उनके द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं किस तरीके से ये चट्टान के अंदर जा रही है जड़ें, और यहाँ पर आप देखिए कैसे क्रैक्स पड़े हुए हैं चट्टान में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। आगे देखते हैं हम इसको। ओके, सो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी इनमें से कौन से ऐसे कारण हैं वेदरिंग, चट्टानों की जो वेदरिंग होती है उसको प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं। चट्टानों की वेदरिंग को प्रभावित करने वाले कारण इसमें कौन से हैं। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अगेन हमें इसमें देखना क्या है कि सही आंसर कौन सा है, यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखते हैं। सो सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ मिनरल्स, रिडक्शन ऑफ रिलीफ्स। ये क्या कह रहा है, आर इफेक्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टान की जो वेदरिंग होती है उसके क्या क्या प्रभाव है। तो पहली बात, जब वेदरिंग होती है चट्टान की तो सॉइल फॉर्मेशन तो प्रभाव होता ही है, सॉइल फॉर्मेशन तो बनेगा ही जब किसी चट्टान की वेदरिंग होगी तो, है ना। सॉइल इरोजन भी होता है, ठीक है, एंड लॉस ऑफ मिनरल्स, ऑब्वियसली मिनरल्स का लॉस होता है, रिडक्शन ऑफ रिलीफ्स। तो ये चारों ही प्रोसेस ऐसे होते हैं जो इफेक्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स है। ठीक है, वेदरिंग के प्रभाव है, यानी किसी चट्टान के क्षय होने के प्रभाव है। तो आंसर देखते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चारों हमारे सही है। सो ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा डी। आंसर देखते हैं, इसका आंसर है डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सॉइल फॉर्मेशन, वेदरिंग इज द फर्स्ट स्टेप, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन का वेदरिंग जो होता है वो पहला स्टेप होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स। जब किसी चट्टान से मृदा बनती है तो जो पहला उसका स्टेप होता है वो होता है वेदरिंग। ठीक है, सो वेदरिंग प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट एंड प्रिपेयरिंग द वे ऑफ फॉर्मेशन एंड रिगोलिथ सॉइल। सॉइल इरोजन कैन बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक्स आर नॉट वेदर्ड। जो सॉइल इरोजन होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा अगर रॉक की वेदरिंग नहीं होगी तो। ठीक है, एंड दैट मींस वेदरिंग एड्स मास एंड सॉइल। इसका मतलब है कि वेदरिंग के द्वारा ही उसमें मास आता है और सॉइल बनती है, यानी सॉइल फॉर्मेशन होता है। आगे देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, आप यहां पर देखिए, ऑल एक्सपोज्ड रॉक is the path of weathering and erosion, and weathering is the process that break down rocks and other substance at the earth surface. weathering एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कि जो चट्टानें होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं। दूसरी चीज, जो अदर सब्सटेंस होते हैं पृथ्वी के सरफेस पर वो भी ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे कि हीट, कोल्ड, वाटर, आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, इटीसी, ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू वेदरिंग। ये सारे ही एजेंट होते हैं जो कि वेदरिंग को प्रभावित करते हैं या वेदरिंग के प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। सो अगेन आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू द इरोजन फेनोमेना, यानी कि जो ये इरोजन फेनोमेना होता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इरोजन फेनोमेना से संबंधित हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तीन स्टेटमेंट हमारे सामने हैं एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, सो देखते हैं हम इसको। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है इट इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस, यानी कि जो रॉक डेब्रिस होते हैं ये उनके ट्रांसपोर्टेशन और एक्विजिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा। और सेकंड स्टेटमेंट है इरोजन इज अ डिग्रेडेशन प्रोसेस, जो इरोजन होता है वो डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है इरोजन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिपोजिशन। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, डिपोजिशन तो बाद का प्रोसेस होता है ना। इरोजन पहला प्रोसेस है और लास्ट का प्रोसेस होता है डिपोजिशन। इरोजन डिपोजिशन के रिजल्ट नहीं है, ठीक है, डिपोजिशन इरोजन का रिजल्ट होता है। सो इरोजन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिपोजिशन, स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट इसका होगा डिपोजिशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फर्स्ट, इट इन्वॉल्व एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इरोजन में ये होता है। एंड इरोजन इज अ डिग्रेडेशन प्रोसेस, बिल्कुल डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, आंसर हमारा आएगा ए, फर्स्ट एंड सेकंड। देख लेते हैं, आंसर है ए।
डिपोजिशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एरोजन। एरोजन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिपोजिशन, ये नहीं होगा, ये गलत है, बल्कि डिपोजिशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एरोजन एंड द एरोजनल एजेंट्स लॉस their velocity and the hence energy on gentler slope and the material carried by them starts to settle themselves, ठीक है। The coarser material gets deposited first and finer ones later. The same erosional agents like running water glaciers, wind waves and the groundwater act as depositional agent also। यानी कि जो रनिंग वाटर होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो विंड्स होते हैं, वेव्स होते हैं, ग्राउंड वाटर होता है, ये भी एक तरीके से डिपोजिशनल एजेंट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसको। यहां पर आप देखिए, ये है एरोजनल फेनोमेना, ठीक है, ये यहाँ पर एरोजन हो रहा है मृदा का, ये एरोजनल फेनोमेना होता है। आगे हम देखते हैं। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों की वेदरिंग से संबंधित ये स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट आपके सामने है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। हमें इसमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, और ये कंसीडर रिगार्डिंग द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों की वेदरिंग से संबंधित हमारा प्रश्न है। दो स्टेटमेंट हमारे सामने हैं, देख लेते हैं हम इसको। सही आंसर हमको निकालना है, वेदरिंग इन्फ्लुएंसेस एनरिचमेंट ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स। जो कुछ बहुत बहुमूल्य ओर्स होते हैं, उनको कुछ निश्चित बहुमूल्य ओर्स को एनरिचमेंट करता है, ये जो वेदरिंग होता है, यानी वेदरिंग इन्फ्लुएंसेस इसको प्रभावित करता है। कुछ विशेष प्रकार के जो ओर्स होते हैं, उनको उनके एनरिचमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है वेदरिंग। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वेदरिंग में ऐसा होता है, मतलब वेदरिंग में ये होता ही है, क्योंकि उनके वैल्यू को एनरिचमेंट को प्रभावित करता है, कई बार कम भी करता है, कई बार बढ़ा भी देता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस प्रकार की वेदरिंग हो रही है उस पर। एंड वेदरिंग इज अ प्री रिक्वाइज्ड फॉर मास मूवमेंट। क्या मास मूवमेंट की प्री रिक्वाइज्ड प्रोसेस होती है वेदरिंग? तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ऐसा नहीं होता है। पूछा क्या था, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा हमारा ए, आंसर होगा ए, आंसर है ए। देख लेते हैं इसको। वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्वाइज्ड फॉर मास मूवमेंट, दो इट एड्स मास मूवमेंट एंड मास मूवमेंट्स आर एडेड बाय ग्रेविटी। जो मास मूवमेंट्स होता है वो तो ग्रेविटी की वजह से होता है। अगर कोई चट्टान खिसक रही होती है ना, तो ग्रेविटी की वजह से खिसक रही होती है, और भी बहुत सारे एजेंट्स उसमें काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे कारक उसके पीछे काम कर रहे होते हैं। दूसरी चीज, no geomorphic agents like running water, glaciers, winds or current participate in the process of mass movement, and this shows that mass movements do not come under the erosion, though there is a shift of materials from one place to another place। बिल्कुल सही बात है। जो मास मूवमेंट्स होता है वो एक प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता है, शिफ्ट होता है मटेरियल का, ठीक है। तो ये था हमारा, यहाँ पर आप देखिए, ये है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये चट्टान की वेदरिंग है। किस तरीके से ये जो पूरी चट्टान है, कैसे इसका देखिए, यहाँ से पूरा क्षय हो गया है, इसकी वेदरिंग हो गई है। ओके, सो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए और अच्छे से क्वेश्चंस को आप लोग डिस्कस करिए, ठीक है।